बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18। इसमें हमने बात करनी है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के जो हमारे पास रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, वो कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, और उसकी जो अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट की जाती है उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसकी डिफिनीशन है, ठीक है, कि इसके हमारे पास कौन कौन सी रिसर्च है उसके बारे में बात करें। देखिए, सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले है प्योर रिसर्च, ठीक है। प्योर रिसर्च क्या है? एन इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन इन ऑर्डर टू गेन न्यू साइंटिफिक नॉलेज। ये प्योर रिसर्च वो है जिससे हम न्यू साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हम गेन करते हैं, बट नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनी स्पेसिफिक एम और एप्लीकेशन, जिससे हमारे कोई स्पेसिफिक एम ना हो, ठीक है, लेकिन हम कोई न्यू साइंटिफिक नॉलेज हासिल कर सकें, ठीक है। उस इन्वेस्टिगेशन को हम कहते हैं प्योर रिसर्च, ठीक है। अब अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इन इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन इन ऑर्डर टू गेन न्यू साइंटिफिक नॉलेज बट डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनी स्पेसिफिक, ये होता है डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनी स्पेसिफिक एम और एप्लीकेशन। इन दोनों में सिंपल डिफरेंस यही है कि प्योर एप्लीकेशन जो प्योर रिसर्च जो है ये वो इन्वेस्टिगेशन होती है कि जिससे तो हम साइंटिफिक नॉलेज तो हासिल करते हैं लेकिन हमारा कोई स्पेसिफिक एम नहीं होता, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च, हम रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन हमारे माइंड में जो है एक न्यू स्पेसिफिक एम होता है, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन हम माइंड में रख के जो है फिर रिसर्च करते हैं, उसको अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो ये है। अब थर्ड वन है हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट रिसर्च। डेवलपमेंट रिसर्च क्या है? द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, ठीक है, एग्जिस्टिंग साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उस एग्जिस्टिंग साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज को जब हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, हम न्यू उसमें से प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और हम कोई न्यू जो है उसमें से प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग साइंटिफिक टेक्निकल है उसको इम्प्रूव करने के बाद जो न्यू प्रोडक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और इसका भी हमारे पास पहले से जो है एक स्पेसिफिक एम हमारे पास होता है, क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग साइंटिफिक है, ठीक है, या टेक्निकल है, टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अब हम कहते हैं कि उस प्रोडक्शन में हम थोड़ा सा इजाफा कर दें, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें, ठीक है, तो उस जो हमारे पास पहले से साइंटिफिक या टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। उसकी इम्प्रूवमेंट के बाद हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करते हैं। तो ये है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो तीन किस्म के हैं, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च। इन तीनों में डिफरेंस है। अब इन तीनों की जो है अकाउंटिंग में कैसी ट्रीटमेंट की जाती है उसके बारे में डिस्कस करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिसर्च कॉस्ट, सबसे पहले जो है उसकी जो रिसर्च की कॉस्ट है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, और उसके जो है हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास है प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च को एक साथ लेके जो है बात करते हैं। रिसर्च कॉस्ट शुड बी रिटर्न ऑफ इनकर्ड द prudence concept requires the cost of to be written off unless it is reasonably certain that sales will be made in the future will fully cover those costs, ठीक है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, प्रूडेंस कंसेप्ट, उसके जो है उसको जहन में ला के, ठीक है, जो हमारे पास कास्ट है, ठीक है, उसको हम तब तक जो है उसमें ऐड नहीं करते जब उसकी जो है रीज़नेबल हमारे पास या सेल्स मेड ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये है, इस पे जो एक्सपेंडिचर की बात होती है, इस रिसर्च में एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है, तो हम फ्यूचर में जो है इसकी कास्ट को कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इससे जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, उससे हम कोई इनकम जो है, ठीक है, जो हमारी या प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ आती है, ठीक है, उससे हम अपने कास्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी है वो देखें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेवलपमेंट कास्ट जो है, अब इसके आगे एक एक ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में देखें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी रिटन ऑफ एज इनकर्ड। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जब हमारे पास जब तक इनकर्ड ना हो, ठीक है, तो तब तक हम इसको
एक्सपेंडिचर जो है नहीं लिख सकते अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ पर देखें दूसरी बात है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी डिफर्ड टू फ्यूचर पीरियड एंड रिगार्डेड एज एन एसेट। इसको हम फ्यूचर पीरियड में जो है एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फ्यूचर पीरियड में इसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट की इसमें जितना कॉस्ट आ जाता है उसको हम फ्यूचर में एसेट की जो हम कॉस्ट रिकवर करते हैं उसके बाद उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बातें उसकी जो है एक्सप्लेनेशन है। जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी डिफर्ड टू फ्यूचर पीरियड एंड रिकॉर्डेड एज एन एसेट, जिसकी तो हमने अभी बात की है कि उसको हम जो है एसेट रिकॉर्ड करेंगे फ्यूचर में। व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो हम रिकॉर्ड तो करेंगे एज एन एसेट, लेकिन उसकी जो है इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो तब हम फ्यूचर में इसको जो है एसेट डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले क्या है, द प्रोजेक्ट इज़ क्लियरली डिफाइंड। जो आप प्रोजेक्ट करें हैं उसको क्लियरली आपको पता हो कि आप कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपके जो है फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा उससे, या उसकी प्रोडक्शन में कितना जो है इंक्रीज आएगा। सेकेंड वन क्या है, द एक्सपेंडिचर आर आइडेंटिफाइड सेपरेटली। जो आप उस रिसर्च पे जो है डेवलपमेंट रिसर्च पे जितना आपका एक्सपेंडिचर होगा वो आपको पता हो कि इस पे इतना जो है खर्चा होना है। थर्ड वन क्या है, देयर इज़ रीजनेबल सर्टेनिटी। रीजनेबल आपको जो है उसको सर्टेनिटी पता होनी चाहिए अबाउट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, कि उसके प्रोजेक्ट से हमारे पास इनकम कितनी आएगा, उसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा, उसके बारे में आपको एम होना चाहिए। और द डिफर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर फ्रॉम रिलेटेड फ्यूचर सेल आर द अदर रेवेन्यू। जैसे हमने पहले बात की है कि हम कास्ट उस पर एक्सपेंस तो करेंगे, लेकिन इसे जो है इसको इस वजह से कंसिडर करके फ्यूचर में हम जो है उससे अपनी जो कास्ट की वैल्यू है वो रिकवर करेंगे और आउटपुट और इनकम भी उससे हम जनरेट करेंगे। उसके बाद देखें, डिफर्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी अमोर्टाइज ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द पीरियड इन विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है। इसको हम जो है सिस्टमेटिक बेसिस पे जो है अमोर्टाइज करेंगे जब प्रोडक्ट जो है वो सोल हो जाते हैं, सेल आउट हो जाते हैं। द अमोर्टाइजेशन स्टार्ट्स इन द ईयर दैट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। अमोर्टाइजेशन जो है इनकी कब स्टार्ट होती है, जब उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है, जब जैसे वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है जब हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की जो है उससे हम कास्ट रिकवर करते हैं। व्हेन देयर इज एनी डाउट about the certainty of the future revenue, the amortization amount of deferred expenditure must be written off immediately। जब अगर कोई डाउट हो, ठीक है, आपको कि फ्यूचर में जो इसकी रेवेन्यू जो है वो कम है, ठीक है, तो फिर जो अनअमोर्टाइज अमाउंट है उसको इमीडिएटली जो है आपने नोट डाउन करना है और लिखना है। अब अच्छा, रीइंस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिटर्न डाउन डिफर्ड एक्सपेंडिचर शुड बी क्रेडिट टू किस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके उसमें क्या हो जाएंगे, आपने उसको क्रेडिट कर देना है। अच्छा, अब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट दैट वुड रिस्टोर द कैरिंग अमाउंट और इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। इम्पेयरमेंट लॉस की हमने बात की थी और कैरिंग अमाउंट की हमने बात की थी, ठीक है, कि उसको जो है लॉस को हम रिस्टोर कैसे करते हैं और उसकी रिकॉग्निशन कैसे कीजिए। सेम जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 15 है आई थिंक, उसमें उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है सेम उसी तरह उसकी रिकॉग्निशन और ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है एनी फिक्स्ड एसेट एक्वायर फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड डिप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ, ठीक है। जो फिक्स्ड एसेट हैं, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ हैं तो उसको तो हम डायरेक्टली जो है डिप्रिशिएट करते हैं जैसे उनके हमारे पास टाइम होता है। आपने इसके बारे में पढ़ा है, लेट सपोज मशीनरी है, उसकी ईयर्स भी आपके पास गिवन है, डिप्रिशिएटेड अमाउंट गिवन होती है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट का तो आपको पता ही है सबको। और उसके बाद अकाउंटिंग फॉर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। Definition: a trademark is the legal protection afforded the name, symbol and the other specific identity assigned to a product। ये तो सबको पता है कि ट्रेडमार्क जो है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को नेम, सिंबल या
इसके अलावा कोई आइडेंटिटी इसको असाइन करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क, जो कि लीगल प्रोटेक्शन होती है। वैल्यूएशन ऑफ ट्रेडमार्क, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहले है द कास्ट कैपिटलाइज इंक्लूड, उसमें जो है वैल्यूएशन में कौन कौन सी चीज़ों की कास्ट इंक्लूड करते हैं? डिज़ाइन की, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो होती है, और लीगल कास्ट जो होती है ऑफ सक्सेसफुली डिफेंडिंग द ट्रेडमार्क इन कोर्ट। ठीक है, इन मतलब इनके जो वो चार्जेस हैं, ठीक है, वो सारे उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और उसको जो है बुक ऑफ अकाउंट में हम जो है नोट करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर ट्रेडमार्क, अ ट्रेडमार्क इज डिफर्ड इन अमोटाइज इज एन एक्सपेंस ओवर द शॉर्टर इफ द लीगल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ। जो है जो ट्रेडमार्क है, ठीक है, इसको तो हम एज एन एक्सपेंस जो है लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लीगल लाइफ है और इकोनॉमिक लाइफ है वो शॉर्टर होती है, बहुत कम होती है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू हैव नो लिमिटेड टर्म ऑफ एग्जिस्टेंस और नेचुरल लिमिटेड लाइफ। However, the legal protection of a trademark is subjected to renewal after a number of years. इस वजह से जो इसकी जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, या जो इसकी लिमिटेड लाइफ होती है, ठीक है, वो उसको हम क्या करते हैं, नो लिमिट में रखते हैं कि इसकी जो ट्रेडमार्क की जो लाइफ है ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो इसकी रिन्यूअल या कुछ सालों के बाद जो है इसकी प्रोटेक्शन की जो लीगल चार्जेस होती हैं हमें वो बार बार दोबारा से नहीं देने पड़ती, क्योंकि एक दफ़ा ट्रेडमार्क हैं तो हम उसको इसकी लाइफ को अनलिमिटेड रखते हैं। उसके बाद पेटेंट जो है, अ पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस और सेल अ प्रोडक्ट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। जो आपको पता है पेटेंट के बारे में। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कैसे की जाती है, द वैल्यूएशन ऑफ पेटेंट, इसमें कौन कौन सी कास्ट जो है वो इंक्लूड होती है। पेटेंट कैन बी परचेज फ्रॉम द इन्वेंटर और होल्डर। सबसे पहले तो है जो इन्वेंटर है उस पेटेंट का या होल्डर है जिसके पास है, उससे आप पेटेंट को जो है परचेज कर सकते हैं, या फिर आर दे कैन बी जनरेटेड इंटरनली, आप खुद इसको है क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्हेन अ पेटेंट इज़ परचेज फ्रॉम द इन्वेंटर, जब इन्वेंटर में से आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसी की जाती है। द कॉस्ट कैपिटलाइज इंक्लूड द एक्विजिशन कास्ट, उसमें जो है एक्विजिशन कास्ट इंक्लूड होगी, लीगल कास्ट भी इंक्लूड होगी। ठीक है, एंड द लीगल कास्ट ऑफ सक्सेसफुली डिफेंडिंग अ पेटेंट इन कोर्ट। ठीक है, तो सेम उसी तरह जो पिछले हमने डिस्कस किया कि वो चार्जेस सारी इसमें इंक्लूड होगी, और वो जो कास्ट है उसको हम जो है टोटल कास्ट जो उसको हम मतलब यहाँ पे जो है इन्वेंटर की जो परचेज उसकी जो वैल्यू है, कैपिटलाइज्ड कास्ट है, एक्विजिशन कास्ट है, लीगल, इन सबको ऐड करेंगे तो वो उसकी पेटेंट की वैल्यूएशन निकल आती है। इट अ पेटेंट रिजल्ट फ्रॉम सक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलप्ड एफर्ट, द कास्ट कैपिटलाइज इंक्लूड ओनली द लीगल कास्ट सच इज रजिस्ट्रेशन फीस। अगर उसकी अपनी ही रिसर्च से, ठीक है, उसकी अपनी जो है पेटेंट जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसकी जो सिर्फ जो लीगल कास्ट है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, सिर्फ वो दोनों ही आपस में ऐड होंगी तो उसकी वैल्यूएशन आ जाएगी। उसके अलावा जो मतलब उसकी अटॉर्नी फ़ीस हो गई, ठीक है, वो भी मतलब उसके साथ उसके बाद अगर इंटरनली जनरेटेड है तो इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन या चार्जेस वगैरह है जस्ट वो वैल्यू ऐड होगी आपस में। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट स्पेंड टू डेवलप द पेटेंट मस्ट बी रिटर्न ऑफ टू एक्सपेंसेस इज दे आर इनकर्ड। जैसे ही इनकर्ड होंगे तब उसको एक्सपेंसेस जो है लिखेंगे, ठीक है। और अ पेटेंट शुड बी अमोर्टाइज और इट्स रिमेनिंग लीगल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ विच एवर इज शॉर्ट, ठीक है। जो उसकी अमोर्टाइज कब करेंगे, जब लीगल लाइफ जितनी भी उसकी रहती हो या इकोनॉमिक लाइफ उसके हिसाब से उसको अमोर्टाइज करें। द पेटेंट इज लॉस्ट इन कोर्ट, इट शुड बी रिटन ऑफ एंड शोन एज एन एक्सेप्शनल लॉस, ठीक है। अगर पेटेंट जो है आप कोर्ट में जो है आपने लॉस कर दिया है, ठीक है, तो उसकी जितनी वैल्यू होगी उसको आप एज एन एक्सेप्शनल लॉस के नाम से जो है आप उसको अपने अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे।
अब जब कॉपीराइट है, अकाउंटिंग फॉर कॉपीराइट, कॉपीराइट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द क्रिएटर और हायर्स टू रिप्रोड्यूस और सेल एन आर्टिस्टिक और पब्लिश्ड वर्क। कॉपीराइट आप सबको पता है, ठीक है। वैल्यूएशन इसकी कैसे की जाती है? इट इज़ रिकॉर्डेड इट्स एक्विजिशन प्राइस। इसकी जो रिकॉर्डिंग है, इसकी वैल्यूएशन जो है वो बहुत सिंपल है कि इसकी जो एक्विजिशन जितनी प्राइस होती है वो उसकी जो है वैल्यूएशन होती है, सिंपल। और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, कॉपीराइट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द शॉर्टर ऑफ इट्स इकोनॉमिक और लीगल लाइफ। जो इकोनॉमिक या लीगल लाइफ होती है, ठीक है, अमोर्टाइजेशन उसकी, उसी तरह उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, जैसे जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अमोर्टाइजेशन को डेबिट और क्रेडिट कब करते हैं, सेम उसी तरह है। अब अकाउंटिंग फॉर फ्रेंचाइज, a franchise is an exclusive rights granted to a franchise permitting him to operate using the franchisor name, ठीक है। तो ये तो सबको पता है फ्रेंचाइज क्या होते हैं, एक दूसरे के फ्रेंचाइज ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है उसमें कौन कौन सी जो है फीसेस आ जाती है। फ्रेंचाइज फीस, कास्ट में फ्रेंचाइज फी जो है वो जस्ट हम फ्रेंचाइज फीस को इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। सच चीज़ राइट्स हो गए, ठीक है, जो उसकी राइट्स हैं फॉर सच राइट। जो फ्रेंचाइज फीस है उसकी जस्ट वैल्यूएशन ऐसी की जाती है। और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो भी इकोनॉमिक लाइफ भी सेम जैसे पहले हम कर चुके हैं, उसकी सेम उसी तरह इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है।